ग्रीटिंग्स दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल डाइवोर्स की। म्यूचुअल डाइवोर्स एक प्रोसेस है जिससे म्यूचुअली बोथ हस्बैंड और वाइफ डाइवोर्स ले सकते हैं। ये प्रोसेस सबसे शॉर्ट प्रोसेस है। इस डाइवोर्स प्रोसेस में सबसे पहले ये डाइवोर्स प्रोसेस के लिए सबसे बेसिक कंडीशन है कि बोथ हस्बैंड और वाइफ इससे एग्री करें कि अब वो साथ नहीं रहना चाहते हैं और दे नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गेटिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ होती हैं, वो पहले हस्बैंड और वाइफ को डिसाइड करनी पड़ती हैं। उसी टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे उनको डाइवोर्स मिलेगा। वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखी जाती हैं। इन टर्म्स एंड कंडीशंस को हम प्रॉपर्टी के जितने भी वो मैटर्स होते हैं जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में है, या तो उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी है या सेपरेट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कैसे होगी, ये सब बातें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखी रहती है। और भी कुछ बातें हैं जैसे चाइल्ड की कस्टडी किसके पास रहेगी, जो भी एसेट्स हैं उनको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, वाइफ की एल्यूमिनी कितनी होगी, ये सब जो है ये पॉइंट्स प्री डिसाइडेड रहेंगे। ये बाद में अल्टर नहीं हो सकते। प्लस ये कोर्ट इन सब में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। हाँ, बट कोर्ट ज़रूर आपसे ये पूछेगी कि आपको ये नॉलेज है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या लिखा है। तो फिर बाद में ये जो जितना भी है ये रिड्यूस्ड टू राइटिंग हो जाना चाहिए। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो बनेगा एक प्रॉपर ड्राफ्ट बनेगा जिसमें ये बेसिकली के एग्रीमेंट है जो हस्बैंड और वाइफ डिसाइड करेंगे कि ये किसकी फेवर में क्या क्या चीज़ रहेंगी। तो बेसिकली ये डाइवोर्स अप्लाई करने के लिए 3 कंडीशंस हैं। तो अगर 3 कंडीशंस आपने सेटिस्फाई कर दी हैं तभी आप ये डाइवोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप दोनों की कंसेंट होनी चाहिए। जब हस्बैंड भी एग्री करे कि आपको डाइवोर्स चाहिए, वाइफ भी एग्री करे कि हाँ डाइवोर्स चाहिए, और उनको कॉन्सिक्वेंसेस पता हो उस बात के कि डाइवोर्स होता क्या है एक्चुअली, तभी वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो दोनों म्यूचुअली एग्री करने चाहिए कि चाइल्ड की कस्टडी किसके पास रहेगी, और ये सब बातें जो मेंटेनेंस वगैरह की जो होती है ये सब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में पहले से ही लिखी जाएंगी। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि ये दोनों जो हस्बैंड और वाइफ है वो एक साल से ज़्यादा एक दूसरे के साथ ना रह रहे हों। ये एक दूसरे के साथ ना रहना, इसके काफ़ी इंटरप्रिटेशंस दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा। ये बेसिकली कोहैबिटेशन की बात करता है कि जब हस्बैंड और वाइफ कोहैबिट ना करें, इवन वो एक छत के नीचे हैं तब भी। तो अगला पॉइंट आता है, अगला और तीसरा पॉइंट यही है कि जो हस्बैंड और वाइफ है वो एक दूसरे के साथ ना रह पाई हो किसी कारणवश कुछ भी हो सकता है, जैसे कि म्यूचुअल डाइवोर्स, जैसे कि अगर इन दोनों की हस्बैंड और वाइफ की अनबन हो रही हो, तब वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चली गई हो और उसको 1 साल से ऊपर हो गया हो, तब उसको वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में वो भी मेंशन करना पड़ेगा कि किस रीज़न से वो गई थी और वो क्यों नहीं अब साथ रहना चाहते। तो इसके बाद ये 3 कंडीशंस फुलफिल करने के बाद ये जो प्रोसेस है, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इन दोनों ने बनाई है वो कोर्ट में आएगी। कोर्ट में बेसिकली ये पिटीशन पहले आपका एडवोकेट ड्राफ्ट करेगा, वो फाइल करेगा कोर्ट में, और कोर्ट में फाइल करने के बाद जितने भी एनेक्चर हैं, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे उस पिटीशन के साथ अटैच्ड होंगे। और वो अटैच करने के बाद, वो फाइल करने के बाद बेसिकली आपको 1 हफ्ते के अंदर डेट्स मिल जाती है कोर्ट में। अक्सर यही होता है। तो इसके बाद क्या होएगा कि 1 हफ्ते के बाद जब आपको ये डेट मिल गई है और 1 हफ्ते के बाद जब आप दोनों को कोर्ट में बुलाया गया है, 1 हफ्ते के बाद तो आप प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। प्रोसीजर बेसिकली इसका यही है कोर्ट में कि इसमें 2 मोशंस होते हैं, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। फर्स्ट मोशन में बेसिकली यही होगा कि जो एडवोकेट है वो पिटीशन फाइल करेगा, उसके विदिन 1 मंथ, उसके विदिन 1 वीक आपको एक डेट दे दी जाएगी जिसमें बोथ दी पार्टीज़ को अपेयर होना पड़ेगा। और बोथ दी पार्टीज़ अपेयर होके ये एक जॉइंट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी पड़ेगी कोर्ट में कि वो दोनों जानते हैं कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है और वो इसके बाद कभी साथ नहीं रह सकते। ये सब जज उनसे पूछेगा और उनकी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेगा। अगर उस टाइम किसी भी एक पार्टी ने ये इस ग्राउंड पे कह दिया कि उनको और टाइम चाहिए, या उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि एमओयू में क्या क्या लिखा गया है, या फिर ऐसा कुछ, तब उसी टाइम जो जज है वो उनकी पिटीशन जो है वो रिजेक्ट कर देगा उसी वक्त। तो सेकंड मोशन आता है। सेकंड मोशन बेसिकली 6 मंथ बाद ही फाइल हो सकता है, ये ऐसा लॉ में कहा गया है। 6 मंथ एक कूलिंग पीरियड होता है जिसमें हस्बैंड और वाइफ को एक सोचने का मौका मिल जाता है कि ये दोनों साथ नहीं रहना चाहते हैं, और साथ रहना चाहते हैं तो वो वापस आ सकते हैं साथ में।
तो सेकंड मोशन में 6 मंथ कूलिंग पीरियड है, ये वेव ऑफ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 6 मंथ ही वेट करें। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके बाद सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी में वो फाइल कर सकते हैं, और बट एक रीजनेबल कॉज होना चाहिए कि उनको क्यों ये टाइम जो है 6 मंथ का ये वेव ऑफ करना है। इसके बाद क्या होता है कि दिल्ली में बेसिकली ये 6 मंथ का कूलिंग पीरियड है नहीं, वहाँ पे आप ये म्यूचुअल डाइवोर्स विद इन 2-3 मंथ्स में मिल जाता है। तो सेम टू सेम सेकंड मोशन है वो फर्स्ट मोशन के जैसा ही है। फर्स्ट मोशन में जैसे आपने ये फाइल किया था, सेकंड मोशन में भी एडवोकेट फाइल करेगा इस पिटीशन को। पिटीशन में जितने भी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वापस देने पड़ेंगे, फिर से उनकी जॉइंट स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, जज उनकी जॉइंट स्टेटमेंट सुनेगा, और ये इस बार जो जॉइंट स्टेटमेंट होगी ये फाइनल होगी, और इसी जॉइंट स्टेटमेंट के बेसिस पे ये कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि यस दे कैन लिव अपार्ट, और उनको डाइवोर्स ग्रांट कर देगा। और वो जो डिग्री होगी, वो जो जजमेंट होगी, वो ओपन कोर्ट में ही प्रोनाउंस होनी चाहिए, तभी वो होगा। और जो डिग्री जो जज ने पास